आगे आगे पशु चल रहे हैं और पीछे एक व्यक्ति चल रहा है। व्यक्ति पशुओं को भरी दोपहरी में जब लूह चलती है, गर्मियों के दिन में चारा चराने के लिए यानी चराने के लिए खेतों में लेकर जाता है और उन्हें घर की तरफ ला रहा था। उसे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। उसे लग रहा था कि बार बार उसे कोई पीछे से आवाज लगा रहा है। अब इतनी तेज कड़क धूप में कौन उसे आवाज लगा सकता है, और वो उस पूरे जंगल में यानी पूरे जहां पर वो पशुओं को चरा रहा था अकेला होता है। और घर आकर जैसे उसकी तबीयत बिगड़ती है ना, पत्नी भी देखकर कांपने लगती है। उस व्यक्ति के पिता उस वक्त तक जीवित थे, वो भी देखकर घबरा जाते हैं। दरअसल उस व्यक्ति के अंदर से कई तरह की आवाजें निकल रही थी जो उस व्यक्ति को भी समझ में नहीं आ रही थी। आखिर ऐसा कौन सा प्रेत या भूत उसे मिल गया जो उसकी हालत इतनी बिगड़ जाती है, और क्यों अक्सर हम घटनाएं सुनते हैं रात के वक्त होती हैं, लेकिन दिन दहाड़े ये कौन सी घटना थी जो सभी को हैरान कर रही थी। दोस्तों, इस घटना को जब आप जानोगे, ये खुद की किसी की घटना है, यानी किसी के जीवन का जुड़ा हुआ सार है। आज वो 66 वर्ष के हैं, लेकिन कहते हैं कि शायद मैं तब तक मरूंगा, तब तक मेरे जीवन में यही घटना रहेगी और ये मुझे हमेशा हमेशा के लिए याद रहती है। ये कहते हैं कि ना ही तो मैं अब भैंसों को चराने के लिए जाता हूँ, पशुओं को, ना ही मैं खेतों की तरफ जाता हूँ क्योंकि 66 वर्ष मेरी उम्र है। हाँ, मैं पैदल भले ही निकल जाता हूँ धीरे धीरे, लेकिन कोई काम नहीं करता हूँ। बच्चों ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है, लेकिन ये घटना मुझे काफी कुछ सिखा कर जाती है। और मेरी बिटिया रानी, आप मेरी बहुत अच्छी बेटी हैं, आपको मैं ये घटना साझा करना चाहता हूँ। दोस्तों, आप एक डरावनी स्टोरी के लिए तैयार हैं? बहुत ही डरावनी घटना जो शायद हमें सोचने पर फिर दोबारा से मजबूर कर देती है कि हमें कहीं ना कहीं चूक हुई है, हमें सोचना चाहिए। चलिए आपको हरियाणा लेकर चलते हैं। हरियाणा में एक विजेंद्र नाम के व्यक्ति, जिनकी पत्नी होती है और 3 बच्चे होते हैं उनके। दोस्तों, विजेंद्र के 3 बच्चे थे, 2 बेटियां और 1 बेटा। यहाँ पर तीसरा बच्चा जो हुआ था वो बेटी के रूप में प्रसाद विजेंद्र को मिलता है और विजेंद्र अपनी जिंदगी में बहुत खुश था। विजेंद्र की जो पत्नी थी काफी समझदार और सुलझी हुई एक महिला थी। वो अपने घर और परिवार का बहुत ध्यान रखती हैं, ख्याल रखती हैं। विजेंद्र एक जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति, किसानी, खेती बाड़ी और अपने पशुओं का थोड़ा बहुत काम किया करता था। यानी पशुओं का, जैसे कि पशुओं को खेतों पर चराने के लिए ले जाया करता था। करीबन उनके पास बहुत सारे पशु होते हैं और यहाँ पर जमींदारी यानी उनका जो खेतों का काम है वो भी बहुत बड़ा था। यानी एक बहुत अच्छे वो किसान थे, लेकिन वो दोनों पति पत्नी इतने ज्यादा तेज थे काम के प्रति कि वो अपने काम को खुद संभाल लिया करते थे। मजदूरों की बहुत कम उन्हें यानी जरूरत पड़ा करती थी। अब दोस्तों, यहाँ पर विजेंद्र की पत्नी जो होती है तीसरे बच्चे को जन्म देती है। जब तीसरा बच्चा होता है विजेंद्र की पत्नी से, तो विजेंद्र अपनी बेटी को पाकर बहुत खुश था, इतना आनंदित था कि उसकी पत्नी उदास हो जाती है कि हमें 2 बेटी लगातार हो गई हैं। तभी विजेंद्र अपनी पत्नी से कहता है कि बेटा है तो सही, तुम्हें किस बात की चिंता है? कमाने वाला मैं और बेटियां भगवान का प्रसाद होती हैं। हमने कोई अच्छे कर्म किए हैं जो हमारे जीवन में बेटी हमारे घर में आई है दूसरे लक्ष्य में। विजेंद्र अपनी उस बेटी से बहुत प्यार करता है, इतना ध्यान रखता है उस बेटी का कि यहाँ पर विजेंद्र की जो पत्नी है वो भी इतना ख्याल नहीं रख पाती। वो खेतों पर जब जाता पशुओं को लेकर तो पहले बिटिया को खिलाया करता, फिर अपने काम पर जाया करता, और जब वहां से वापस लौट कर आता है तो भी अपनी बिटिया को खिलाता है, बाद में और कुछ काम देखता है। दोस्तों, यहाँ पर विजेंद्र अब जा रहा था। गर्मियों के दिन थे, करीबन जून का महीना होता है। आप लोगों को पता है जून में कैसा होता है, लेकिन आप कभी गांव में जाकर देखना, अब तो आपको ये रुत नहीं मिलेगी, लेकिन पहले जो था जून या कोई सा भी महीना हो, जो किसान थे वो कभी भी अपने आप को फ्री नहीं छोड़ते थे, यानी वो हमेशा व्यस्त रहते हैं। अब यहाँ पर विजेंद्र की जो पत्नी है उसके लिए जापे का गूंद यानी
चून के आटे के लड्डू जो होते हैं ना, वो बनकर आए थे। उनमें अजवाइन से लेकर बहुत सारी चीजें सुगंधित, और एक जच्चा के लिए यानी जो महिला बच्चे को जन्म देती है उसके लिए बहुत सारी चीजें थी। यहाँ पर विजेंद्र की सास यानी विजेंद्र की पत्नी की माँ ने बहुत कुछ खाने के लिए भेजा था। अब विजेंद्र खेतों पर जाने वाला, पत्नी बेचारी ऐसी थी कि बच्चे को जन्म दिया था तो काम नहीं कर पाती है। तो विजेंद्र क्या करता है कि जो जापे का गूंद यानी जो जापे के लड्डू रखे हुए थे, उन लड्डुओं को अपने गमछे में 2 लड्डू बांधता है। तभी पत्नी चारपाई पर बैठी हुई बिटिया को खिलाती हुई कहती है, सुनो जी, इन लड्डुओं को मत लेकर जाओ, दोपहरी का टाइम है और आसपास कोई भी नहीं मिलता है। ज्यादातर लोग घरों में होते हैं, आप जंगल में अकेले से ही होते हैं। वहां पर थे और कुछ ग्वारिया कहते हैं गांव में उन लोगों को। तो आप कोई ऐसी वैसी चीज आपके साथ हो जाएगी, आप इन्हें लेकर मत जाओ। वो कहता है कि कहां कौन सी बातों में खोई हुई हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो मेरे 4 दोस्त और हैं। यहाँ पर विजेंद्र अब तक 2 ही लड्डू लेकर जा रहा था, लेकिन अब उसने अपने गमछे में 4 लड्डू बांधकर, ये विजेंद्र जी खुद बताते हैं, 66 वर्ष उम्र है उनकी। उन्होंने कहा कि मैंने लाठी के एक छोर पर उन लड्डू को बांध लिया और उस लाठी को कांधे पर रख लिया। ये हरियाणा की आपको बात बता रही हूं मैं। सुनकर ऐसा लग रहा है कि इस घटना में कहीं ना कहीं पात्र हम भी हैं। दोस्तों यहाँ पर ये कहता है कि बेटा मैं अपने पशुओं को लेकर चल दिया। करीबन 10 पशु मेरे पास थे, जिनमें 2 बर्द थे यानी बैल थे, गांव की भाषा में बर्द कहते हैं, बैल थे। और यहाँ पर 2 गाय माता थी, बाकी सारी वहां पर भैंस थी। मैं सभी को लेकर जंगल की तरफ चल देता हूँ। लड्डू बंधे हुए थे मेरी लाठी में और आज मैंने खाना नहीं खाया, आज इन लड्डुओं को ही मैं खाऊंगा। वहां पर मुझे मेरे दोस्त मिलते हैं, हम बहुत दूर गांव से निकल जाते थे, सुबह के गए शाम को आते थे, हमेशा चलते ही रहा करते थे। खेतों में उस वक्त जो हमारे जैसे लोग थे, जो पशुओं को चराया करते थे, वही पहुंचते थे, बाकी और लोग नहीं दिखाई देते थे। और उस समय में चारा जो होता है, हरा चारा बहुत कम दिखता था, लेकिन पशुओं का पेट हमें भरना था। मेंढ जो होती है, जो खेत होता है उनके आसपास जो मेंढे होती हैं, उन्हीं से पशुओं का पेट भरा करते थे। अब एक पेड़ था पीपल का बहुत बड़ा, उस पेड़ के नीचे मैं और मेरे 4 साथी होते हैं। जैसे ही मैं उन लड्डुओं को खोलकर बैठता हूँ पीपल के पेड़ नीचे, क्योंकि विजेंद्र कहते हैं कि मैं इन चीजों को मानता नहीं हूँ, मैंने वहां पर खोला तो मुझे एकदम से ऐसे लगा कि मेरी पीठ पर कोई दांक गया है, यानी पीठ पर चढ़कर कोई बैठ गया है। अब विजेंद्र इधर उधर देखता है तो साथी कहते हैं कि भाई क्या हुआ, तुम ऐसे हताश और उदास क्यों लग रहे हो। तो यहाँ पर ये कहता है कि यार कुछ नहीं, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे ऊपर कोई कूदा हो, यानी मेरे कंधों पर कोई बैठ गया हो। वो दोस्त हंसने लगते हैं, अच्छा तू भी इन बातों पर भरोसा करने लगा। दोस्तों यहाँ पर ये चारों एक एक लड्डू खाते हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं होता, लेकिन विजेंद्र की तबीयत खराब होने लगती है लड्डुओं को खाते हैं। यहाँ पर पीपल के पेड़ नीचे से ही विजेंद्र कहता है कि पता नहीं, मुझे तो अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं उछलूंगा और मैं उड़ूंगा, जाने क्या करूंगा, और मुझे वजन सा लग रहा है। चारों दोस्त कहते हैं, यानी 3 दोस्त और, कि देखो विजेंद्र ऐसा है, गर्मी बहुत है, शायद तुम्हें आज लड्डू की वजह से या तुम्हें हैजा जैसा कुछ लग रहा है। एक काम करो, तुम पशुओं को लेकर जल्दी घर जाओ, तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी, और तबीयत बिगड़ गई तो फिर तुम्हें परेशानी होगी, और तुम्हें परेशानी होगी तो तुम्हारे घर में एक नन्ही बेटी आई है, तुम अपने घर का कामकाज देखो, आज घर से न्यार डाल देना, यानी चारा डाल देना। दोस्तों यहाँ पर विजेंद्र घर चल देता है, लेकिन एक एक कदम उसे भारी पड़ रहा था, मानो उसके शरीर का वजन अपने आप बढ़ रहा हो, या शरीर का जो वजन है वो हर कदम गैल बढ़ रहा हो। विजेंद्र को भारीपन महसूस होने लगता है। धीरे धीरे वो जैसे तैसे करके घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी, जिसने अभी बेटी को जन्म दिया है, वो भागकर उन पशुओं को बांधती है। गांव में बांधते हैं, एक घेर होता है, बांधते हुए कहती है कि आज इतनी जल्दी कैसे आ गए तुम, क्या तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। वो कहता है कि पता नहीं मुझे क्या हुआ है, मुझे ठंडा पानी लाकर दो। यहाँ पर वो पत्नी ठंडा पानी लाकर देती तो वो कहता है कि क्या और लड्डू मुझे दे सकती हो। वो कहती है कि एक तो तुम्हारी तबीयत खराब है और तुम और लड्डू मांग रहे हो, तुम ठीक तो हो ना। वो कहता है कि भाग्यवान मैं ठीक नहीं हूँ। तभी विजेंद्र एकदम से जमीन पर पटक के गिर जाता है। पत्नी रोने लगती है। पत्नी जो रोती है विजेंद्र की घरवाली, तभी वहां पर उसके ससुर जी आते हैं। वो कहते हैं कि अरे इसको क्या हुआ, बोहरिया कहते हैं गांव में, यानी विजेंद्र की पत्नी, क्या हुआ। वो कहती है कि बाबा मुझे नहीं पता, ससुर से बाबा ही कहा जाता है गांव में, बाबा मुझे नहीं पता इनको क्या हुआ है, लेकिन इनकी हालात बहुत खराब लग रहे हैं। दोनों यानी ससुर और बहू, और यहाँ पर उसकी सास आती है,
उन्हें चारपाई पर लिटाया जाता है। विजेंद्र चारपाई पर लेटते ही अपनी मोटी मोटी आंखें खोलता है। दिन का वक्त होता है और वो एक अजीब सी आवाज निकालने लगता है। आवाज ऐसी कि पत्नी डरकर पीछे हट जाती है, क्योंकि उसने अभी एक बेटी को जन्म दिया था। वो घबराने लगती है, लेकिन पिता उसके पैरों को पकड़कर बैठ जाता है। और यहाँ पर माँ, बेटा तुम्हें क्या हुआ? तभी विजेंद्र घुटनों पर चारपाई पर बैठता है। ए बुढ़िया, मैं तेरा बेटा नहीं हूं, ये तो मुझे लेकर आया है, मैं इसके कंधों पर बैठकर आया हूं। बड़ा स्वादिष्ट भोजन खाता है तेरा बेटा, और ये भोजन अब मैं रोज खाऊंगा। माँ एक पल में ही समझ जाती है कि बेटे को क्या हुआ, क्योंकि जो बेटा बोल रहा था वो बेटा नहीं था, कोई और बोल रहा था। तभी विजेंद्र अपने बालों को खींचने लगता है, जोर जोर से उछलने लगता है। अपने सर को चारपाई का पाया जो होता है एक तरफ, उसमें मारने लगता है। सर से खून बहने लगता है। मां डर जाती है। दोस्तों, यहीं पर एक बाबा रहा करते थे, एक बहुत सिद्ध संत, जिनको इस गांव के लोगों ने ऐसा ही देखा था। यानी जो अब पीढ़ी चल रही है, उसने इस संत को ऐसा ही देखा था। भागकर मां वहां जाती है। बाबा, मेरा बेटा जंगल से आया है और पता नहीं उसे क्या हो गया है। ये सच्ची घटना मैं आपको बता रही हूँ। दोस्तों, यहाँ पर वो बाबा को बुलाकर लाती है और बाबा देखकर पीछे कदम हटा लेता है। अरे, ये तो पीपल के पेड़ से प्रेत को लेकर आया है, और प्रेत कोई छोटी बड़ी बात नहीं होती है। हाँ, हम मानो भूत को काबू में कर सकते हैं, लेकिन प्रेत बहुत बड़ी चीज हो जाती है। तभी वो दूर से हंसने लगता है। विजेंद्र उस संत को देखकर हंसने लगता है। गांव के लोग इकट्ठा होते हैं और कहते हैं कि अरे, तुम्हारे बेटे को क्या हुआ है? अत्री उसकी माँ का नाम था। वो कहती है कि पता नहीं बहन क्या हुआ मेरे बेटे को, लेकिन माँ के आंसू नहीं रुक रहे थे। सास ने अपनी बहू से कहा कि तू इसके सामने मत आना, तू दूर रहना, अभी तुझे 1 महीना भी नहीं हुआ है बच्चे को जन्म दिए हुए। यहाँ पर विजेंद्र उसे देखकर हंसता है और कहता है कि अरे वाह, तू मुझे काबू में करेगा? मैं तुझे काबू में कर सकता हूं, मुझे नहीं जानता तू। ये देखकर संत समझ जाते हैं कि इसका निदान कैसे करना है, यानी निदान या इसको काबू में कैसे करना है। यहाँ पर संत कहते हैं कि बहुत सारी चीजें करी जाएंगी। तुम्हारे बेटे के ऊपर वो चीज बैठी हुई है, इसने मीठा खाया है ना बाहर जाकर, यानी कोई ऐसी चीज खाई है जिसे घर में ही रखा जाता है। वो कहती है कि सुबह जबरदस्ती 2-4 लड्डू लेकर गया था, बड़ा खुश और प्रसन्न होकर गया था। शाम को विजेंद्र खाना नहीं खाता। संत कहते हैं कि अभी कोई उपाय नहीं। संत केवल कुछ गंगा जल उसके ऊपर छिड़कते हैं और थोड़ी सी भभूत उसे लगाते कहते हैं कि मैं कल आऊंगा, कल तक तुम्हें इसे झेलना होगा। विजेंद्र कहते हैं कि मुझे चारपाई में मेरे घर वालों को बांधना पड़ा, मेरी इतनी बुरी हालत हो जाती है, लेकिन संत ने कहा कि मैं इसका निवारण जरूर करूंगा। दोस्तों, संत के बारे में कहा जाता है कि वो रात के वक्त अपने गुरु से सलाह लिया करते थे, जो इस मंदिर में उनका गुरु था। यानी उनके गुरु इस दुनिया से पधार चुके थे, यानी इस मृत्यु लोक से जा चुके थे, लेकिन फिर भी एक चेला अपने गुरु से सलाह मशवरा रात के वक्त करता था। यही तो होती हैं दिव्य आत्माएं। दोस्तों, यहाँ पर जो संत होते हैं, जो बाबा होते हैं, वो रात के वक्त अपने गुरु से सलाह लेते हैं विजेंद्र के बारे में। कहते हैं कि भगवान ऐसा ऐसा हो गया है। तभी यहाँ पर जो बाबा होते हैं, जो उनके गुरु होते हैं, संत के बाबा के गुरु होते हैं, वो कहते हैं कि इतनी सी बात, प्रेत हो चाहे कोई भी हो, भक्ति के आगे सब हार जाते हैं। एक काम करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो विधिवत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ना तो यहाँ पर कोई ढोंग चल रहा था और ना यहाँ पर कोई ऐसी चीज थी कि भाई कोई गंडा था या ताबीज था। केवल भगवान के नाम का आश्रय था, और जिसको भगवान के नाम का आश्रय होता है ना, उसकी नैया को भव से पार होने से कोई नहीं रोक सकता। विजेंद्र बताते हैं कि मुझे ख्याल भी नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा था, मैंने रस्सियों को तोड़ दिया था। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। रस्सियां मेरे बाबा को करीबन 3 बार बांधनी पड़ी थी, मेरी कलाइयों से खून आने लगा था, इतने बुरे हालात मेरे हो चुके थे। जब दूसरे दिन वो संत आते हैं तो उनके हाथ में हनुमान चालीसा का पाठ होता है। उसे देखते ही मेरी माँ कहती थी कि बेटा,
तूने अपने कदम पीछे हटा लिए थे और तेरे अंदर जो आवाज चल रही थी ना, वो और तेज हो जाती है। हमने वो रात कैसे कैसे काटी हमें ही पता है। जब सुबह होती है और जब तेरा रौद्र रूप हम देखते हैं ना, वो तांडव, तूने कहा संत तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, तू इस चालीसा को यह नहीं पढ़ेगा। फिर तू अपने मुंह पर हाथ रखता है, मैं इसका नाम लेने योग्य भी नहीं हूं। दोस्तों ये बात ना थोड़ी सी रुए से खड़े कर रही है, कमाल की बात है। उसके बाद संत बैठते हैं और एक हवन करते हैं और उसे चारपाई पर बंधा ही, ना ही कोई ऐसी वैसी चीजें, और यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू होता है। यहाँ पर विजेंद्र कहती है कि मेरी माँ कहती है, मेरी माँ ने सब कुछ देखा था, मेरी पत्नी भी जंगले से मुझे देख रही थी, मैं ऐसे बावला हो गया था। जब वो पाठ जितनी बढ़ता चला गया ना, उतना ही मैं शांत होता चला जाता हूँ। एक बार तो मैं बहुत ज्यादा, जैसे दूध में उफान नहीं आता है, मैं चीखता हूँ, चिल्लाता हूँ, बंद करो। मेरे कानों तक से खून आ गया था, मेरी कलाइयों तक खून आ गया था। कहते हैं कि विजेंद्र जी कि उस दिन जो मुझसे बीती वो मैं आज आपको बता रहा हूं, या मेरे घर वाले जानते हैं, या उस वक्त जो मेरे साथ के लोग थे वो जानते हैं। मेरे चारों दोस्त मुझे देखने के लिए घर आते हैं। क्या हुआ दोस्त, तू तो अच्छा भला था। अब यहाँ पर एक लॉजिक की बात आपको बताऊं, देखो विजेंद्र ने खाया, 3 दोस्तों ने खाया जो पीपल के नीचे बैठे थे, लेकिन वो विजेंद्र के ही कंधों पर क्यों बैठा? वो प्रेत विजेंद्र के ही साथ क्यों आया? कर्म योग। अब आप लोग ये कहते हैं ना कि ये ऊपरी शक्ति, पता है इनका भी दुख हमें तभी मिलता है जब हमारा कोई कर्म खराब होता है, तो इनको भी आदेश मिलता है, किसी ना किसी बहाने से हमारे कर्म हमारे सामने आते हैं और हमें इस तरह से दुख दिया जाता है। वरना देखो उसी पीपल के नीचे 3 और लोगों ने भी खाया था, उनको तो कुछ नहीं हुआ। ये भी तो बात है ना, ये कर्म से होता है। प्रेत बाधा भी आपके ऊपर तभी आएगी जब आपका कोई कर्म बन रहा होगा कि भाई आपको किस तरह से दुख दिया जाए। तो किसी के शरीर में रोग होता है, किसी की काया में, दाढ़ में, कान में चीस, पैर में दर्द, बुखार, निमोनिया, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उन सारी चीजों में कष्ट देने वाली ये चीज भी होती है प्रेत बाधा, ये भी आपके कर्म के अनुसार आपके ऊपर आती है। विजेंद्र के दोस्त कहते हैं कि भाई कमाल हो गया, हमारे ऊपर ऐसा सब कुछ नहीं हुआ। उसके बाद संत कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तुम्हारे कोई कर्म आड़े आ रहे थे और इसके ऊपर ये योग बनना था। कोई पिछला या अगला कर्म है। जो कहने की बात ये आती है, विजेंद्र बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और कहते हैं कि उस दिन के बाद मैंने कभी ऐसी कोई चीजें नहीं देखी, आज तक नहीं देखी। मैं बेटा 66 साल का हूं, आपकी घटनाएं, आपकी स्टोरी मैं रेगुलर सुनता हूं, लेकिन कमेंट नहीं करता हूं, और कमेंट भी मैंने कई बार किया है विजेंद्र नाम से। ये कहते हैं कि आज तक, अब तक ऐसा नहीं हुआ, ना ही उस प्रेत ने मुझे सताया। उस प्रेत ने अपना नाम भी नहीं बताया पूरी रात मेरे शरीर में, बस उसे लड्डू ही चाहिए थे। भाई मुझे मीठा खाना है, मुझे वो लड्डू ही खाने हैं, बहुत अच्छे थे तुम्हारे लड्डू। और कहते हैं कि विजेंद्र जब चारपाई में बंधे हुए थे तो जोर जोर से चीखते हैं, माँ वहां से लड्डू लेकर आओ, मुझे खाने हैं। कभी कभी विजेंद्र रात को रोने भी लगता था, पूरी रात नहीं सोया था उस दिन। ये उसके शरीर में कष्ट था, 6 महीने तक वो चारपाई से खड़ा नहीं हो पाता है इस छोटी सी बात से। अब ये हमें और आपको छोटी लग रही है, लेकिन जिससे बीती है वही जाने। दोस्तों यहाँ पर विजेंद्र तो ठीक हो जाता है, लेकिन वो कहते हैं कि ये सारी बातें मेरे दिमाग पर इस कदर से छा गई थी कि मैं बहुत दिन तक बहुत परेशान रहता हूँ। इतना परेशान रहता हूं कि मुझे खाना तक भी लगता नहीं था मेरे शरीर में। मुझे लगता था कि भैया दोबारा से ये सब कुछ ना हो जाए, वरना मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो दोस्तों ये थी वो कहानी जहां पर कहते हैं ना कि जिसके कर्म में, जिसके भाग्य में जो लिखा है वो जरूर होकर रहेगा, उसे कोई नहीं बदल सकता। अब यहाँ पर ये लॉजिक की बात नहीं है, लड्डू तो सबने खाए थे, लेकिन प्रेत एक के ऊपर आया था, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब आप ये बात बताइए कि आपको ये घटना कैसी लगी। आप लोगों की वजह से इसमें मैं कुछ आवाजें नहीं लगा रही हूँ, वरना एक बात आपको बताऊं, जब आवाजें लगाती हूँ तो लोगों की रुचि जागरूक होती है, लोग ज्यादा देखते हैं उस चीज को। लेकिन चलिए, परिवार की खुशी में हमारी खुशी है, इसके आवाज नहीं लगा रही हूँ। लेकिन ये घटना बहुत डरावनी है, ये घटना सच्ची है, हमारे परिवार के सदस्य ने हमसे साझा की है। हमारी एक लाडो बहन है जो शायद उत्तराखंड से है, वो हमसे बात करना चाहती हैं, एक घटना साझा करना चाहती हैं। मेरी प्यारी बहन, आपका
यानी मुझे मैसेज भी मिल चुका है, लेकिन अब आप आगे बात नहीं कर रही हैं। क्या बात है, आपको घटना साझा करनी है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए भी कर सकती हैं और मुझे फेसबुक आईडी के जरिए भी कर सकती हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिनसे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं और अपने जीवन की उस घटना को हमारे सामने रख सकती हैं, जिस तरह से विजेंद्र भाई ने हमारे सामने, मैं भाई ही कहूंगी वरना मेरे फादर की उम्र के हैं ये, यानी मेरे पिता की उम्र के हैं, लेकिन मैं इन्हें भाई ही कहूंगी क्योंकि मैं सबसे भाई कहकर बोलती हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे परिवार, पूरे परिवार। यहाँ पर सबकी जीवन की कोई ना कोई कहानी होती है, ये विजेंद्र की कहानी थी। कैसी आपको लगी अपनी राय लिखकर भेजना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, शाम को हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय